नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जानी मानी लेखिका नीति सक्सेना की लिखी हुई। शीर्षक है स्वार्थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वसुधा के सिर में पिछले 3 दिन से बहुत दर्द हो रहा था। दर्द की दवा भी खा चुकी थी, पर कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। डिजिटल ब्लड प्रेशर नापने वाले यंत्र से ब्लड प्रेशर नापा तो काफी बढ़ा हुआ निकला। इसका मतलब ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवा जो वो खा रही थी उसका असर नहीं हो रहा था। बेटे अमित से वो कई बार कह चुकी थी कि वो उन्हें डॉक्टर को दिखा लाए गाड़ी से, पर वो बहुत ज्यादा व्यस्त चल रहा था। नोएडा की जिस सोसाइटी में वो रह रहे थे वो काफी सुनसान एरिया में बना था। आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा था। कोई मार्केट या डॉक्टर आसपास थे ही नहीं। बस सोसाइटी के खुद की एक छोटी सी मार्केट थी जहाँ थोड़ा बहुत जरूरत का सामान मिल जाया करता था। वसुधा अपने पति सुरेश जी के साथ 6 वर्ष पूर्व अपने गांव से यहाँ नोएडा में बेटे के पास रहने आ गई थी। बेटा अमित किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। बहू मिताली भी आईटी इंजीनियर ही थी और किसी बड़ी कंपनी में काम करती थी। सुरेश और वसुधा हरदोई जिले के एक गांव में रहा करते थे। सुरेश जी वहीं के एक प्राथमिक विद्यालय से हेडमास्टर की पोस्ट से रिटायर हो चुके थे। वहां 2 कमरों का छोटा पर पक्का मकान था उनका। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी थी जिसको बटाई पे उठा रखा था। 2 बेटे थे उनके और दोनों ही मेधावी थे। दोनों में सिर्फ 2 ही वर्ष का अंतर था। हरदोई के इंटर कॉलेज से 12th पास करने के बाद दोनों का ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करने के बाद लखनऊ के सरकारी और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया था। इंजीनियरिंग करते करते दोनों का अच्छी कंपनी में कॉलेज से ही प्लेसमेंट भी हो गया था। और बड़ा बेटा अभिषेक तो कुछ साल बेंगलोर में जॉब करने के बाद अच्छा ऑफर मिलने से कैलिफोर्निया चला गया था और अब वहीं बस भी गया था बीवी बच्चों के साथ। वहीं एक बहुत अच्छी आईटी कंपनी में ऊंचे पद पर था वो, और वहां की नागरिकता भी उसे मिल गई थी। अब तो स्वयं का मकान भी खरीद लिया था उसने वहां। भारत वापस लौटने की उसकी उम्मीद तो अब न के बराबर थी। माता पिता को वो बहुत कम ही फोन करता। वसुधा का जब कभी मन करता तो बेटे बहू और 9 वर्षीय पोते आहान को और 3 वर्षीय पोती शीना को देखने के लिए वो उनको वीडियो कॉल कर लेती थी। वसुधा और सुरेश जी गांव छोड़कर यहाँ बेटे अमित के पास आना नहीं चाहते थे, पर जब बहू मिताली गर्भवती हुई तो दोनों ने बहुत जिद करके उनको यहाँ अपने पास नोएडा में बुला लिया था, ताकि मिताली की गर्भावस्था में ठीक से देखभाल हो सके। उसके बाद जब पोते अंश का जन्म हुआ तो भी उनको बहू और पोते की देखभाल के लिए यहाँ रुक जाना पड़ा। शुरू में 1-2 साल तक तो सब कुछ ठीक ही चलता रहा। 6 महीने की मैटरनिटी लीव समाप्त होने के बाद मिताली को अंश को घर पे छोड़कर अपने ऑफिस जाना पड़ा। अपना कर्तव्य समझकर सुरेश जी और वसुधा जी बड़े प्यार से अंश की देखभाल भी करते। समय से उसको दूध देना, बेबी फूड देना, नेपिस बदलना, उसको शूशू पॉटी करवाना, दूध की बोतल पानी में उबाल कर ब्रश से साफ करके रखना, गंदे नेपिस धोना, सभी कितने ही ढेरों काम थे। बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा के लिए मेड आती थी, पर अपना नाश्ता और दोनों समय का खाना वसुधा को ही बनाना पड़ता था, क्योंकि मिताली और अमित रात 8 बजे से पहले घर लौट नहीं पाते थे। उनके ऑफिस दूर भी थे बहुत घर से। मिताली सुबह बस अपना और अमित का नाश्ता बना के खा पी के ऑफिस के लिए निकल जाती थी। 65 वर्ष की हो चली थी वसुधा और सुरेश जी भी 68 वर्ष के हो चुके थे। अब पहले की तरह से वो स्फूर्ति शक्ति न रही थी दोनों के शरीर में। उम्र उनकी बढ़ रही थी। काम के अधिक बोझ के कारण थक जाते थे वो, पर पुत्र और पोते के मोह के कारण, नौकरी पेशा बहू की घर के कामों में सहायता के कारण दोनों खुशी खुशी पूरा घर और घर के सारे कामों को संभाले हुए थे। अभी पिछले माह ही तो सुविधा जी को डेंगू हो गया था। करीब 1 हफ्ते तक बुखार में रही वो। बाद में शरीर में कमजोरी भी बहुत हो गई थी। सुरेश जी ने एक दिन दबी जुबान से अमित से कहा भी, अरे बेटा कि कोई खाना बनाने वाली रख लो।
माँ थक जाती अब। पर अमित छूटते बोला, क्या पिताजी, आपको मालूम भी है यहाँ कुक के क्या रेट है? प्रति व्यक्ति 1500 रुपये लेती है खाना बनाने वाली। यहाँ यही रेट चल रहे हैं। हम 4 लोगों के 6000 रुपये लगेंगे। वैसे ही इतने सारे खर्चे, फ्लैट की ईएमआई, मेंटेनेंस, गाड़ी का पेट्रोल, अंश की दवाइयाँ, हगीज का, दवा का खर्चा। अंश थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो इसके भी कुक 1500 रुपये लेने लगेगी। वैसे भी माँ के हाथ का खाना तो बढ़िया लाजवाब होता है। वैसा खाना कुक बना पाएगी क्या? सुनकर सुरेश जी मन महसूस के चुप से रह गए। मन ही मन सोचने लगे कि अच्छा खासा पैकेज है बहू बेटे का, पर माँ को आराम देने के नाम पे इनको अपने खर्चे याद आने लगते। अभी पिछले हफ्ते ही तो मिताली को हल्का बुखार और सर्दी जुकाम हो गया था। उसको बिस्तर पे ही लेटे रहने की ताकीद करके अमित माँ को सारे कामों के लिए चकरगिन्नी सा नचाता रहा था। जबकि वसु जबकि वसुधा को तो बुखार में भी रसोई के सारे काम करने पड़े थे। सुरेश जी का खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता था वो वह अपनी उस वसुधा की दवाइयों में, अपने छोटे मोटे खर्चों में और यहाँ की पास में ही लगने वाली सब्जी मंडी से ताजी सब्जियां खरीदने में खर्च हो जाता था। थोड़ा बहुत पैसा ही उनके बैंक अकाउंट में जमा रहता था। आज सप्ताहांत में शनिवार की अमित और मिताली दोनों की छुट्टी थी। अमित, बेटा आज डॉक्टर के पास ले चल मुझे। लगता है ब्लड प्रेशर की दवाई बदलवानी पड़ेगी मुझे। इससे तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा। चक्कर से आ रहे हैं और सिर में दर्द भी बहुत है। वसुधा अमित के कमरे में आके उससे बोली, क्या माँ, हम दोनों को 2 दिन की ही छुट्टी मिलती है आराम करने के लिए और कहीं घूमने फिरने के लिए। आज मैं और मिताली मल्टीप्लेक्स में नई मूवी देखने जा रहे हैं। कल दिखा देंगे डॉक्टर को। अमित झल्ला कर बोला, पर बेटा कल तो रविवार है और कोई डॉक्टर रविवार को नहीं बैठता। तो क्या हुआ, एक दिन दवाई नहीं खाओगी या डॉक्टर को नहीं दिखाओगी तो क्या हो जाएगा? मर तो नहीं जाओगी? अमित धीरे से बोला, आखिरी बात, लेकिन बड़े गुस्से में बोला। वसुधा हक्की बक्की रह गई सुनकर। उसके सीने पर हथौड़ा सा चल पड़ा। ये क्या कह रहा है अमित अपनी माँ के लिए? मर तो नहीं जाओगी? ये शब्द हथौड़े की तरह उसके मस्तिष्क पर प्रहार करने लगे। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे उसने अपने बेटे को। बड़े अभिषेक ने तो पहले ही अपने क्रियाकलापों और अपने हाव भाव से यह संकेत दे दिया था कि वह अब अपने माता पिता और भाई से दूरी बनाकर रखना चाहता है। छोटा अमित भी अब अपना रंग दिखाने लगा था। बाहर खड़े सुरेश जी के कानों में भी बेटे अमित के ये कटु शब्द पड़ चुके थे। सुरेश जी बीच बीच में अपने गांव हो आते थे, घर और खेतीबाड़ी को देखने के लिए, पर वसुधा को छोटे अंश की देखभाल के कारण यहीं रुकना पड़ता था। आंखों में आंसू लिए वसुधा अपने बिस्तर पर आके लेट गई। उसको अपना गांव, घर याद आने लगा। गांव में उनके घर के आसपास रहने वाली अपनी हम उम्र सहेलियां भी याद आने लगी, जो जब तक उसके घर आके 2 मिनट बैठकर उसके हालचाल पूछ के जाया करती थी और अपने मन की बात करती थी। उससे भी उसके मन की बात पूछती थी। किसी ने खीर बनाई तो उनके घर पहुंचा जाती थी और जब वो खुद कढ़ी बनाती थी तो आसपास अपने पड़ोसियों को बांट आती थी। यहाँ तो सोसाइटी में रहने वाली नई उम्र की लड़कियां एक स्माइल तक नहीं देती थी उनको देख के। रविवार का दिन ऐसे ही निकल गया। वसुधा और सुरेश जी ने अमित से कोई खास बात नहीं की। अमित और वसुधा भी टीवी पे कोई वेब सीरीज देखते रहे। न ही मिताली ने और न अमित ने ही वसुधा से उनकी तबीयत के बारे में कुछ पूछा। हाँ, नन्ना अंश जरूर उनके कमरे में आके अपनी मन मोहने वाली बातों से उनका दिल बहलाता रहा। अंश भी अब स्कूल जाने लगा था और उसको स्कूल बस में बिठाने की जिम्मेदारी सुबह सुरेश जी की होती थी और दोपहर में बस से उतर कर घर लाने की जिम्मेदारी वसुधा जी की। आज सुरेश जी को दोपहर में सोसाइटी के पास बने होम्योपैथी क्लिनिक में अपने घुटनों के दर्द की दवा लेने जाना था। अतः खाना खाकर वो वहां चले गए थे। 2 बजे तक ही उनकी क्लिनिक खुली रहती थी। वसुधा रात भर सो नहीं पाई थी, अजीब सी बेचैनी और सिर दर्द के कारण। अमित का व्यवहार उनको अंदर तक कचोटे दे रहा था। रात में रात में वसुधा का सिर सहलाते हुए सुरेश जी उससे बोले भी थे, कितनी बार तुमसे कहा वसुधा कि वापस गांव चलते,
पर हर बार तुमने पुत्र के प्रति अपने कर्तव्यों और उनकी ज़रूरतों का हवाला देकर मुझे चुप करा दिया। अब तो समय आ गया है, अंश भी बड़ा हो गया है। अब इन दोनों से कहो अपनी गृहस्थी संभाले। हमारा यूज कर रहे हैं ये लोग। पता नहीं हमारे पालन पोषण में क्या कमी रह गई थी जो दोनों बेटे ऐसे स्वार्थी निकल गए। तुम कहती हो कि अमित हम दोनों से बहुत प्रेम करता है। करता होगा थोड़ा बहुत प्रेम, पर इस प्रेम में अब उसका निजी स्वार्थ शामिल हो गया है। अगर वाकई उसको हमसे प्रेम होता, हमारा ख्याल होता, तो अब तक उसने तुम्हें डॉक्टर को दिखा दिया होता। और आज सुबह क्या बोल गया वो? आसपास कहीं डॉक्टर होता तो मैं ही ले जाता तुमको ऑटो में बिठा के। पर यहाँ से 19-20 किलोमीटर दूर है डॉक्टर की क्लिनिक, और वहां जाने के लिए यहाँ से ऑटो तो बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। तभी अमित पे निर्भर रहना पड़ता है अपने को। होम्योपैथिक वाले वैद्य जी की दवा से तुमको फायदा नहीं हो रहा है, वरना तो पास होने के कारण वही सबसे अच्छे थे। वसुधा चुपचाप लेटे रही, कुछ बोली नहीं। उसकी आंखों की कोरों से आंसू बहते रहे। अमित बहू और पोते अंश से अब दूर जाने का मन उसका नहीं करता था, उन लोगों के खराब व्यवहार के बावजूद भी। पुत्र मुंह में बंधी हुई थी वो। सुबह अंश को सुरेश जी स्कूल बस में चढ़ाए थे। वसुधा ने भी घर का काम जैसे तैसे निपटाया और लेट गई। रात भर जागने के कारण कब उसकी आंख लग गई उसको पता न चला। दरवाजे की घंटी बजने के कारण हड़बड़ाकर वह उठ बैठी। दरवाजा खुला तो अंश खड़ा था। ओह, मैं आज सोती कैसे रह गई, वसुधा ने सोचा। घड़ी पे नजर डाली तो 1:30 बज रहा था। सुरेश जी वैद्य जी के यहाँ से अभी तक लौटे नहीं थे। अंश स्वयं ही बस से उतरकर घर पर आ गया था। 11वें फ्लोर पे फ्लैट था उनका। लिफ्ट होने के कारण आने जाने में कोई परेशानी नहीं थी। वैसे भी अंश अब 5 वर्ष का हो चुका था। रात को खाना खाते समय अचानक अंश मिताली से बोला, मम्मी, पता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आज तो दादी मुझे लेने नीचे गेट पे आई नहीं थी, तो मैं खुद ही अकेला लिफ्ट में से ऊपर आ गया। अंश गर्व से बता रहा था। क्या, तुम अकेले ऊपर आए? मम्मी, आपको पता है कि बस सड़क के उस पार खड़ी होती है? सड़क क्रॉस करके इधर गेट पे आना पड़ता है। सड़क पे कितना ट्रैफिक रहता है, अगर बच्चों को कुछ हो जाए तो? अंश लिफ्ट में आते टाइम अगर लाइट चली जाती तो कितना घबरा जाता। अभी 5 साल का बच्चा ही तो है। मिताली बेफर कर बोली, बेटा रात भर मुझे नींद नहीं लगी थी, सो ही नहीं पाई, इसलिए कब आंख लग गई मुझे खुद पता नहीं चला। वसुधा जी झिझकते हुए सफाई सी देती हुई बोली, आपका आराम ज्यादा जरूरी है मम्मी जी, या अंश की सुरक्षा? मिताली ने कहा और पैर पटकते हुए गुस्से से अंदर चली गई। माँ, आपको अपने पोते का जरा भी ख्याल नहीं? दादी ऐसी होती है क्या? अमित ने भी ताना कसा और अंश को लेके अपने बेडरूम में चला गया। सुरेश जी और वसुधा दोनों हतप्रभ ठगे से खड़े रह गए। हाथ धोके जब सुरेश जी कमरे में आए तो देखा वसुधा सामान बांध रही थी, अपने अटैची में कपड़े भर रही थी। कल ही गांव चलते हैं जी, रिजर्वेशन तो मिलेगा नहीं इतने जल्दी। कल सुबह की पहली बस ही पकड़ लेंगे, हरदोई की। ऑटो वाला बस स्टैंड तक तो छोड़ ही देगा। वसुधा सुरेश की तरफ देखती हुई बोली। सुरेश जी मुस्कुराने लगे और हाँ में सिर हिला दिया, और वो भी अपनी दवाइयाँ डिब्बे में पैक करने लग गए। ऊपर वाले फ्लैट की बालकनी में किसी ने अपना मोबाइल में गाना बजा रखा था। आ अब लौट चले, बाहें पसारे, राह निहारे, तुझको पुकारे देश तेरा, अब लौट चले। गाने की पंक्तियां सुनकर के दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर ठंडी आह भरी और सामान पैक करने लगे। और कुछ देर के बाद में दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो मित्रों, कहानी तो घर घर की है आज की, है ना? आजकल हर दूसरे घर में यही स्थिति है। आप बताइए आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।
मिलती हूँ जल्दी दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।